नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूपी की पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन इसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने इसके अध्याय 1 जीवों में जनन कैसे होता है उसको मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। आप वहाँ से विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। लेकिन हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करने से पहले ये जानेंगे कि भ्रूण विज्ञान किसे कहते हैं और साथ में ये भी जानेंगे कि पुष्प की संरचना में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। अगर आप उसके सभी भागों को पहले से ही जान लेंगे तो आपको पुष्प की संरचना को समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं पहले हम भ्रूण विज्ञान किसे कहते हैं। जीवों में लैंगिक जनन एवं उससे संबंधित समस्त घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे भ्रूण विज्ञान बायोलॉजी कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जीवों के लैंगिक जनन एवं उससे संबंधित समस्त घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे भ्रूण विज्ञान बायोलॉजी कहते हैं। इसके बाद पुष्प मुख्यतः लैंगिक जनन संरचना के रूप में कार्य करते हैं। पुष्प किस संरचना के रूप में कार्य करते हैं? लैंगिक जनन संरचना के रूप में कार्य करते हैं। पुष्प के निर्माण में जननांगों की संरचना एवं विकास जैसे पुंकेसर, स्त्री केसर, पुबीजाणु जनन, स्त्री बीजाणु जनन, नर युग्मकों का निर्माण, परागण, निषेचन, भ्रूणकोश एवं भ्रूण विकास तथा नए पौधों का निर्माण सम्मिलित होता है। इतने जानने के बाद अब हम पुष्प की संरचना को पढ़ेंगे। आई होप आपने गुड़हल का पेड़ तो देखा या उसका फूल भी देखा होगा। सेम इसी की तरह होता है। जो पुष्प के सबसे नीचे वाला भाग जो होता है हरे कलर का, वो होती हैं पत्तियां, जिससे कि ये वाला भाग, इस भाग को हम बाह्य दल क्या कहते हैं? बाह्य दल। इसके जो एक पत्ती होती है उससे हम एक भाग को बोलते हैं बाह्य दल और जो इसका संपूर्ण भाग होता है उसे हम बोलते हैं बाह्य दल पुंज। क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज। इस भाग को क्या बोलते हैं हम? बाह्य दल पुंज। इसके बाद जो ये ऊपर वाला भाग होता है फूल जिसमें होता है, जिसको ऊपर वाला ये वाला भाग होता है, इससे हम बोलते हैं दल। क्या बोलते हैं? दल। इसके एक भाग को दल और जो इसका ये संपूर्ण भाग होता है और संपूर्ण भाग को बोलते हैं दलपुंज। क्या कहते हैं? दलपुंज। इसके संपूर्ण भाग को दलपुंज कहते हैं। इसके बाद जो आपको ये बीच वाली संरचना है, इससे आप सपोज कर लीजिए कि एक सुराही है, जो सबसे नीचे वाला भाग आपको ये जो कंघी जैसे संरचना दिख रही है, इसे हम बीजाणु, ओविल या अंडकोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणु, ओविल या अंडकोशिका कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं पे ही मादा कोशिका का निर्माण होता है। इसी में ही मादा कोशिका का निर्माण होता है। इसके बाद आपको जो ये आपकी राइट साइड में ये डंडी दिख रही है, इस डंडी को हम क्या कहते हैं? इस डंडी को हम पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और जो नर युग्मक का संपूर्ण भाग होता है, इसमें नर युग्मक के संपूर्ण भाग को पुमांग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमांग कहते हैं। इतने पार्ट को हम पुंकेसर कहते हैं। और जो नर युग्मक का संपूर्ण भाग होता है, कौन सा भाग? संपूर्ण भाग। जो नर युग्मक का संपूर्ण भाग होता है उसे हम बोलते हैं पुमांग। क्या बोलते हैं? पुमांग। इसके बाद आपको जो ये सुराही के जो ये नीचे वाला पार्ट है, जब जो सब सुराही के सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, जब आप उसके नीचे आएंगे तो उसे हम बोलते हैं जायांग। क्या कहते हैं? जायांग या स्त्री केसर। जायांग या स्त्री केसर। जो इसका संपूर्ण भाग होता है इसे बोलते हैं हम जायांग। और वैसे क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। और जो ये वाला पार्ट होता है, इसी पार्ट को हम बोलते हैं स्त्री केसर। और जो इसको ये ऊपर वाला पार्ट होता है, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं जायांग। क्या कहते हैं? जायांग।
आई होप आपको इस पुष्प की संरचना समझ में आ गई होगी। इसके बाद आप सहायक चक्र, जो पुष्प में सहायक चक्र के रूप में कौन कार्य करता है? पुष्प के सहायक चक्र के रूप में बाह्य दलपुंज और दलपुंज कार्य करते हैं। कौन करता है? बाह्य दलपुंज और दलपुंज। इसके बाद आवश्यक चक्र, आवश्यक चक्र के रूप में कौन कौन होता है? पुमांग या पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुमांग या पुंकेसर। और जो दूसरा होता है वो होता है जयांक या स्त्रीकेसर। जयांक या स्त्रीकेसर, इन दोनों से आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि एमसीक्यू में सहायक चक्र के रूप में कौन कार्य करता है? कौन करता है? बाह्य दलपुंज व दलपुंज। और आवश्यक चक्र के रूप में पुमांक या जयांक। कौन है? पुमांक या जयांक। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप इसे सुराही की तरह सपोज करिए, जो जो सुराही के सबसे ऊपर वाला भाग होता है। कौन सा भाग? सबसे ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग। इस भाग को हम बोलते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका। जब आप उसके थोड़ा नीचे आएंगे तो उसे बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। जो सबसे ऊपर वाला भाग था उसे बोलते हैं वर्तिकांग। क्या कहते हैं? वर्तिकांग। जो ये वाला सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसे कहते हैं वर्तिका। जब आप थोड़ा नीचे आएंगे तो उसे बोलते हैं वर्तिका। जब आप थोड़ा नीचे आएंगे तो जो इसको सबसे ऊपर वाला भाग होता है, कौन सा सबसे ऊपर वाला भाग? कौन सा सबसे ऊपर वाला भाग? ये वाला। इसे हम कहते हैं वर्तिकांग। क्या कहते हैं? वर्तिकांग। जब आप थोड़ा नीचे आएंगे तो उससे बोलते हैं वर्तिका। इस पार्ट को क्या कहते हैं? वर्तिका। इसके बाद जो ये वाला पार्ट आपके राइट साइड में, इसे बोलते हैं अंडाशय या ओवरी। क्या कहते हैं? अंडाशय या ओवरी। फिर जो आपके ये लेफ्ट साइड वाला भाग है, कौन सा? लेफ्ट साइड वाला, ये वाला भाग, इसे कहते हैं स्त्री केसर या जायांक। क्या कहते हैं? स्त्री केसर या जायांक। स्त्री केसर या जायांक। इसके बाद जब हम थोड़ा नीचे आएंगे, ये जो ये वाला पार्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो कंघी से जैसी संरचना, इसे हम बीजांड, ओविल या अंड कोशिका कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी भाग में मादा युग्मक का निर्माण होता है। क्या होता है? क्योंकि इसी भाग में क्या होता है? मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद जो आपको ये सबसे ऊपर वाला भाग दिख रहा है, ये इसे बोलते हैं हम परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश। इसे हम क्या कहते हैं? परागकोश। इसे हम क्या बोलते हैं? परागकोश। और जो आपके ये राइट साइड में ये वाला भाग दिख रहा है, इसे कहते हैं पुतंतु। क्या कहते हैं? पुतंतु। और जो ये वाला भाग है इसे कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर या पुमांग। क्या बोलते हैं इस भाग को? पुंकेसर या पुमांग। पुंकेसर या पुमांग। इसके बाद जो सबसे ये ऊपर वाला भाग था, इसे हम लोग ने क्या पढ़ा था? परागकोश। क्या होता है? परागकोश। जो जब इस सबसे ऊपर वाले भाग को, यानी परागकोश को जब हम काटते हैं तो इसके जो अंदर का भाग होता है कैसे दिखता है? फिर ये ऐसे होकर दिखता है। जब हम इस भाग को काटते हैं तो काटने पर ये आपको ये टोपी जैसी संरचना दिखेगी। टोपी जैसी संरचना दिखेगी। इसके बाद जब आप इसको काटेंगे जो उसके नीचे वाले पार्ट में होंगे, इसके नीचे वाले पार्ट में क्या होंगे? आपको 4 बीजाणु बनते हैं। कितने बीजाणु? 4 बीजाणु बनते हैं। इन बीजाणुओं को लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोर्जिनम कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर्जिनम कहते हैं। इसमें परागकण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? परागकण का निर्माण होता है। किसका होता है? इसमें परागकण का निर्माण होता है। इसके बाद जो ये 4 बीजाणु बने थे उसे हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन। जो लघु बीजाणु जनन में जो पहले वाला बीजाणु था उसे हम कहते हैं अधोस्त्री कोशिका। कौन सी? अधोस्त्री कोशिका। जब ये अधोस्त्री कोशिका कैसे हो जाती है? आकार में बड़ी हो जाती है। जब ये अधोस्त्री कोशिका आकार में क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है तो उसे हम कौन सी कोशिका बनती है? प्रापुष्य कोशिका। कौन सी? प्रापुष्य कोशिका बनती है। जब ये प्रापुष्य कोशिका 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, क्या होती है? 2 भागों में डिवाइड हो जाती है तो 2 कोशिका का निर्माण होता है। कितनी कोशिका का? 2 कोशिका का निर्माण होता है।
कितनी कोशिका का? 2 कोशिका का निर्माण होता है। कितनी कोशिका का? 2 कोशिका का निर्माण होता है। जो पहली कोशिका होती है उसे बोलते हैं हम प्राथमिक भित्ति कोशिका। कौन सी? प्राथमिक भित्ति कोशिका। जो दूसरी कोशिका होती है उसे बोलते हैं हम प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका। कौन सी? लघु बीजाणु जनन कोशिका। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जो लघु बीजाणु जनन होते हैं, कौन से? जो लघु बीजाणु जनन होते हैं वो कौन सी कोशिका होती है? अधोस्त्री कोशिका होती है। जब ये अधोस्त्री कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है तो एक कोशिका बनाती है, उसी कोशिका हम क्या बोलते हैं? प्रापुष्प कोशिका। जब ये प्रापुष्प कोशिका 2 भागों में बढ़ जाती है तो 2 कोशिका का निर्माण होती है। पहली होती है प्राथमिक कोशिका और दूसरी होती है प्राथमिक परमाणु जनन कोशिका। कौन सी? प्राथमिक परमाणु जनन कोशिका। इसके बाद पहले कोशिका कौन सी थी? प्राथमिक भित्ति कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका क्या होती है? यह कोशिका विकसित होकर 3 स्तरों में विभाजित हो जाती है। कितने स्तरों में? 3 स्तरों में विभाजित हो जाती है। पहली होती है बाह्य स्तर, सेकेंड मध्य स्तर। ये जो मध्य स्तर होती है ये 1 से 3 लेयर में डिवाइड होती है। कितनी? 1 से 3 लेयर में डिवाइड हो जाती है। और थर्ड होती है टैपिटम। कौन सी होती है? टैपिटम। जो आपको ये पहली वाली ये लेयर दिख रही सो बोलते हैं हम बाह्य स्तर। कौन सा? बाह्य स्तर। इसके बाद ये मध्य स्तर, मध्य स्तर। इसके बाद ये जो ये वाली है इसको बोलते हैं टैपिटम। क्या बोलते हैं? टैपिटम। जो आपको ये छोटे छोटे गोले दिख रहे होंगे, छोटे छोटे बीजाणु, उसे बोलते हैं हम लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर्जिनम। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर्जिनम। फिर जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है ये कोशिका कितने भागों में? 3 स्तरों में विभाजित हो जाती है। पहली होती है बाह्य स्तर, दूसरी होती है मध्य स्तर। जो मध्य स्तर होती है वो 1 से 3 लेयर में डिवाइड होती है। और थर्ड होती है टैपिटम। अब हम देखेंगे परागकण की संरचना। परागकण का निर्माण कैसे होता है? जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा थोड़ा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा, उसे बोलते हैं हम बाह्यचोल। क्या कहते हैं? बाह्यचोल। इस भाग को हम क्या बोलते हैं? बाह्यचोल। क्या कहते हैं? बाह्यचोल। इसके बाद जो आपको ये अंदर वाला भाग है इसे बोलते हैं अंताचोल। क्या कहते हैं? अंताचोल। ये जो अंताचोल होता है किसका बना होता है? पैक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना? पैक्टोसेल्यूलोज का बना था। और जो ये बाह्यचोल होता है ये किसका बना होता है? ये स्पोटोपॉलिनिन का बना होता है। किसका? स्पोटोपॉलिनिन का बना होता है। इसमें क्या होता है? जैविक अपघटन नहीं होता है। किसका अपघटन नहीं होता? जैविक अपघटन नहीं होता। जो इसके सबसे अंदर आपको ये बीजाणु दिख रहा है ये क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। और आपको ये जो छोटे छोटे से कटे कटे पार्ट दिख रहे हैं इस भाग को हम बोलते हैं जनन छिद्र, जिम्प्योर। क्या बोलते हैं? जनन छिद्र या जिम्प्योर। इसके बाद जब इसमें जो केंद्रक होता है ये वाला केंद्रक, कौन सा? ये वाला केंद्रक। जब इसका विभाजन होता है, क्या होता है? जब इसका विभाजन होता है, जब इसका विभाजन होता है तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में बढ़ जाता है। जो उसका पहला भाग होता है इसे बोलते हैं हम जनक केंद्रक। क्या बोलते हैं? जनन केंद्रक। और जो सेकंड बीजाणु बनता है उसे कहते हैं वर्धी केंद्रक। क्या कहते हैं? वर्धी केंद्रक। अब हम देखेंगे कि परागकण का निर्माण कैसे होता है। किसका? परागकण का निर्माण कैसे होता है। अभी हमने लोग पढ़ा कि जो केंद्रक होता है 2 भागों में डिवाइड होता है। जो पहला भाग था उसे बोलते हैं जनक केंद्रक और जो सेकेंड था उसे बोलते हैं वर्धी केंद्रक। क्या कहते हैं? वर्धी केंद्रक। जो ये जनक केंद्रक है ये 2 बीजाणुओं में टूट जाता है। कितने? 2 बीजाणुओं में टूट जाता है। बट जो ये दोनों बीजाणु होते हैं किसके होते हैं? नर युग्मक या मादा युग्मक के? नर युग्मक के होते हैं। जो जनक केंद्रक होता है 2 बीजाणुओं में टूट जाता है। बट जो दोनों बीजाणु होते हैं किसके किसके होते हैं? नर युग्मक के होते हैं। किसके होते हैं? नर युग्मक के होते हैं। और ये कैसे बनते हैं? यह नर युग्मक जयांग के वर्तिकांग पर पहुंचकर जनक केंद्रक द्वारा बनाई गई पराग नली से बीजांड में पहुंचते हैं। किससे? किसके द्वारा बनाई गई? जनक केंद्रक द्वारा बनाई गई पराग नली से बीजांड में पहुंचते हैं। किसके वर्तिकांग के पर होते हैं जब ये पराग नली पहुंचते हैं? जब ये नर युग्मक किसके? जयांग यानी स्त्री केसर के वर्तिकांग पर होते हैं। किसके होते हैं? जब ये जयांग के किसके? जयांग के वर्तिकांग पर पहुंचकर जनक केंद्रक द्वारा बनाई गई पराग नलिका से बीजांड में पहुंचता है तब क्या होता है? नर युग्मक का निर्माण होता है। किसका? नर युग्मक का निर्माण होता है। अब हम पढ़ेंगे बीजांड की संरचना यानी जो मादा युग्मक होता है उनका निर्माण कैसे होता है। बीजांड की संरचना जैसे मैंने कहा था आप इसे एक सुराही की तरह सपोज करिए।
जो सबसे इसके ऊपर वाला भाग होता है इसे बोलते हैं हम वर्तिकांग। क्या कहते हैं? वर्तिकांग। इसके बाद जब आप थोड़ा नीचे आएंगे इसे बोलते हैं हम वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। इसके बाद जो सबसे ये नीचे वाला भाग है, सबसे नीचे वाला भाग इसे बोलते हैं बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार, क्योंकि जो बीज होता है यहीं से प्रवेश करता है, इसे हम बोलते हैं बीजांड द्वार। इसी को हम बोलते हैं अंड कोशिका या स्त्री केसर। क्या क्या कहते हैं? बीजांड द्वार, अंड कोशिका या स्त्री केसर। इसके बाद जब आपको ये वाला भाग दिख रहा है जो दो यो बीजाणु बनी, इसे बोलते हैं हम द्वितीयक केंद्रक। क्या कहते हैं? द्वितीयक केंद्रक। इसे हम किस भाग को हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक केंद्रक। क्या कहते हैं? द्वितीयक केंद्र। जो ये वाला भाग होता है इसे हम कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। क्या कहते हैं? प्रतिमुखी कोशिका। और जो ये इसके अंदर ये वाला भाग इसे बोलते हैं हम नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। इसके बाद जो आपको सबसे ये वाली लेयर दिख रही है, कौन सी? ये वाली, इसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? बाह्य आवरण। क्या बोलते हैं? बाह्य आवरण। बाह्य आवरण। क्या कहते हैं? बाह्य आवरण। और जो इसके जब आप इसके थोड़ा अंदर आएंगे इसे बोलते हैं हम अंतः आवरण। क्या कहते हैं? अंतः आवरण। और जो आपके लेफ्ट साइड में ये वाला भाग होता है इसे बोलते हैं हम बीजांड। क्या कहते हैं? बीजांड। जैसे अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, जो ये होती हैं कौन सी कोशिका, जो ये वाली कोशिका होती है इसे बोलते हैं हम सहायक कोशिका। और जो सबसे जहाँ से बीजांड प्रवेश करता है उसे बोलते हैं हम, सॉरी, जो सबसे ऊपर वाली थी उसे बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका। और जो जहाँ से बीजांड प्रवेश करता है उसे बोलते हैं हम सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका। क्या कहते हैं? सहायक कोशिका। इसके बाद जो आपको ये वाला भाग दिख रहा है, कौन सा? ये वाला भाग सबसे अंदर वाला, ये इसे बोलते हैं हम भ्रूण कोश। क्या कहते हैं? भ्रूण कोश। क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश। इसके जो बाहर वाला भाग, इस भाग को बोलते हैं हम बीजांड काय। क्या कहते हैं? बीजांड अकाय। जो सबसे लास्ट वाले आपको लेयर दिख रही है उसे बोलते हैं बीजांड व्रत। क्या कहते हैं? बीजांड व्रत। इतना समझने के बाद जो ये पूरा पार्ट होता है, ये वाला पूरा पार्ट, कौन सा? ये वाला पूरा पार्ट, जो ये वाला पूरा पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? वर्तिकांग। सॉरी, किसे क्या बोलते हैं हम? अंडाशय। इतने पूरे भाग को हम क्या बोलते हैं? अंडाशय। इतने पूरे भाग को हम क्या कहते हैं? अंडाशय। इस भाग को हम क्या बोलते हैं? अंडाशय। तो इस भाग में हमने ये देखा कि स्त्री केसर का निर्माण कैसे होता है, बीजांड की संरचना में स्त्री केसर का निर्माण कैसे होता है। इसके बाद भ्रूण कोश में 7 कोशिका एवं 8 केंद्रक होते हैं। भ्रूण कोश में कितनी कोशिका होती हैं? भ्रूण कोश में 7 कोशिका एवं 8 केंद्रक होते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन, मेगास्पोरजिनस। क्या पढ़ेंगे? मेगास्पोरजिनस। जो ये वाला भाग है इसे हम कहते हैं बीजांड काय। क्या कहते हैं? बीजांड काय। जो ये वाला बीजाणु है इसे बोलते हैं हम बीजाणु जनन कोशिका। बीजाणु जनन कोशिका। जो ये बीजाणु जनन कोशिका होती है, क्या होती है? बिना विभाजन किए गुरु बीजाणु कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। क्या होती है? जो ये बीजाणु जनन कोशिका होती है बिना विभाजन किए गुरु बीजाणु जनन कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। जो ये होती है ये वाली, इसे बोलते हैं हम भित्ति कोशिका। कौन सी होती है ये? भित्ति कोशिका। कौन सी? भित्ति कोशिका। इसके बाद जब ये भित्ति कोशिका क्या होती है, इसका जब जो ये होती है बीजाणु जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होने पर ये 4 आगुणित बीजाणु गुरु बीजाणु बनाती क्या होती हैं? जब इनका अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये 4 आगुणित बीजाणु जनन कोशिका बनाती हैं। कौन सी? 4 आगुणित गुरु बीजाणु बनाते हैं। कितने? 4 आगुणित गुरु बीजाणु जनन बनाते हैं। तो ये जो 4 गुरु बीजाणु जनन बनते हैं उसे क्या बोलते हैं? आगुणित बीजाणु। क्या कहते हैं? आगुणित बीजाणु। और जो ये जब ये 4 गुरु बीजाणु बनते हैं इसमें से जो कितने? 3, इसमें से जो ये कितने? 3, इस जब ये 4 बनते हैं इसमें से जो 3 क्या होते हैं? इनमें से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ एक क्रियाशील रहता है। कितने? 4 बनते हैं लेकिन उसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, केवल एक क्रियाशील रहता है। इसमें से जो कौन सा? इसमें से जो
क्रियाशील बीजाणु जनन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें से 3 तो नष्ट हो जाते हैं, एक केवल बचता है। इसमें से जो क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है उसका क्या होता है, जब समसूत्री विभाजन होता है, जब उस क्रियाशील गुरु बीजाणु का समसूत्री विभाजन होता है तो वो विभाजित होकर 2 कोशिका बना लेता है। कितने कोशिका? 2 कोशिका बना लेता है। जो पहली कोशिका होती है इसमें वो नाभिक के की ओर होती है, किसकी ओर? नाभिक की ओर होती है। और जो दूसरी होती है नाभिक कोशिका बीजांड के द्वार होती है। किसमें? जो जो पहली कोशिका होती है वो नाभिक की ओर होती है और जो दूसरी होती है बीजांड द्वार की ओर होती है। किसकी होती है? बीजांड द्वार की ओर होती है। फिर क्या होता है? फिर से समसूत्री विभाजन होता है तथा ये दोनों कोशिकाएं विभाजित होकर 4 कोशिका बना लेती हैं। कितनी? 4। पहले कितनी कोशिका बना रही थी? पहले स्टार्टिंग में 4 गुरु बीजाणु बने थे, उनमें से 3 नष्ट हो गए थे, सिर्फ एक बचा था जो एक क्रियाशील गुरु बीजाणु था। जब उसका क्या हुआ था? समसूत्री विभाजन हुआ था तो 2 गुरु बीजाणु बने थे जिनमें से एक नाभिक की ओर था और एक क्या था? बीजांड द्वार की ओर था। फिर जब क्या होता है, उनका क्या किया जाता है? जब उनमें फिर समसूत्री विभाजन किया जाता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन किया जाता है तो कितने प्रकार की? 4 प्रकार की कोशिकाएं बनाती। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की कोशिकाएं बना लेती हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की कोशिका बना लेती हैं। फिर से जब इनका क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। कितना समसूत्री विभाजन होता है? जिससे कुल 8 कोशिका का निर्माण होता है, जिसे भ्रूण कहते हैं। कितनी कोशिका का? फिर जब क्या होता है? फिर से इनका समसूत्री विभाजन कब होता है? जब पहले 2 बनी, फिर 2 से 4 हुई। स्टार्टिंग में 4 बनी थी, 4 में तो 3 नष्ट हो गई थी, एक बची थी। जब जो एक थी उसका समसूत्री विभाजन हुआ था, फिर 2 कोशिका का निर्माण हुआ। जब फिर उसका समसूत्री विभाजन हुआ तो 4 कोशिका बनी। फिर से जब उनका समसूत्री विभाजन हुआ तो लास्ट में कितनी? टोटल 8 कोशिका का निर्माण हुआ, जिससे भ्रूण कहते हैं। कितनी? कितनी? 8 कोशिका का निर्माण हुआ था, जिसे भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे भ्रूण कहते हैं। और जो सबसे ऊपर वाली कोशिका होती है इसे क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश। क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश या बायोसिक। क्या बोलते हैं? बायोसिक या भ्रूण कोश। क्या बोलते हैं? बायोसिक या भ्रूण कोश। के बाद जो ये कोशिकाएं, जब ये कोशिकाएं क्या होती है? व्यवस्थित होती हैं। जब ये कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं, जिनमें एक कोशिका नाभिक से केंद्र में होती हैं तथा बीजांड द्वार में एक कोशिका केंद्र में आकर क्या करती है? द्वितीय केंद्र बना लेती है तथा नाभिक और बीजांड द्वार में 3-3 कोशिकाएं बन जाती हैं। नाभिक की तीनों कोशिकाओं को क्या कहते हैं? प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। कौन सी कोशिकाओं को? प्रतिमुखी, जो सबसे ऊपर वाली होती है ये कोशिका, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। और जो ये वाली सबसे नीचे वाली कोशिका, इसे हम क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या होता है? बीजाणु प्रवेश करता है, यहीं पे ही बीजांड द्वार होता है, यहीं पे एक सेल बनता है यानी अंड कोशिका बनती हैं और यहीं पर ही मादा युग्मक का निर्माण होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसे सहायक कोशिका भी बोलते हैं। जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है इसे बोलते हैं हम प्रतिमुखी कोशिका, और जो ये वाला भाग होता है इसे बोलते हैं हम सहायक कोशिका। क्या कहते हैं? सहायक कोशिका। नाभिक की तीनों कोशिकाओं को प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। बीजांड द्वार की तीनों कोशिकाओं में मध्य कोशिका में अंड कोशिका, कौन सी कोशिका में? मध्य कोशिका में अंड कोशिका तथा किनारे की दोनों कोशिकाओं को क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो सबसे ऊपर वाली कोशिका होती है इसे बोलते हैं हम प्रतिमुखी कोशिका। कौन सी कोशिका? प्रतिमुखी कोशिका। एंटीबॉडल सेल। कौन सी? एंटीबॉडल सेल। और जो ये मध्य में होती है इसे बोलते हैं हम द्वितीय कोशिका, पोलर न्यूक्लिक। द्वितीय कोशिका पोलर न्यूक्लिक। और जो सबसे लास्ट वाली होती है उसे बोलते हैं हम सहायक कोशिका। क्या कहते हैं? सहायक कोशिका या अंड कोशिका। क्या देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सहायक कोशिका या अंड कोशिका। क्यों? क्योंकि यहीं पर ही मादा युग्म का निर्माण होता है। जो सबसे ऊपर वाली प्रतिमुखी कोशिका, एंटीबॉडल सेल। इसके बाद ये जो सेकंड वाली द्वितीय कोशिका, पोलर न्यूक्लियक सेल। सबसे लास्ट वाली सहायक कोशिका, क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका, साइनर्गिड। क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका या साइनर्गिड कोशिका। इसी को हम अंड कोशिका भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पर ही मादा का युग्मक का निर्माण होता है। अंड कोशिका यही मादा युग्मक कहलाती। क्या कहती है? यही मादा युग्मक कहलाती है। आई होप अभी तक मैंने जितने भी डायग्राम आपको बताए हैं वो आपको समझ में
आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे परागकण। क्या बोलते हैं? परागण या पॉलिनेशन किसे कहते हैं? परागण या पॉलिनेशन किसे कहते हैं? परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या होता है परागण या पॉलिनेशन? परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना, यह प्रक्रिया परागण या पॉलिनेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? परागण या पॉलिनेशन कहलाती है। ये कितने प्रकार की होती है? यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहली होती है स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ परागण या स्वपरागण किसे कहते हैं? परागकण जब स्वयं परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। क्या होता है? जब परागण स्वयं परागकोश से निकलकर कहाँ पे पहुंचता है? वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्वपरागण। क्या कहते हैं उसे? वो हम स्वपरागण। स्वपरागण क्या होता है? परागकण जब स्वयं परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, उसे स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेकेंड है परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र में विभिन्न माध्यमों से पहुंचता है, उसे परपरागण कहते हैं। स्वपरागण क्या था? उसमें परागकण स्वयं परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंच रहा था, तो उसे बोलते हैं स्वपरागण। परपरागण क्या होता है? सेम उसी तरह इसमें भी कार्य होता है, बट इसमें थोड़ा अलग टाइप से होता है। कैसे? इसमें परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र में विभिन्न माध्यमों में पहुंचता है। कैसे होता है? विभिन्न माध्यमों में पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? जैसे पहला है कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण क्या होता है? जब परागण क्रिया मानव द्वारा कराया जाए तो इस प्रक्रिया को कृत्रिम परागण कहते हैं या कहलाता है। कृत्रिम परागण क्या होता है? जब परागण क्रिया मानव द्वारा कराया जाए तो इस क्रिया को कृत्रिम परागण या तो इस प्रक्रिया को कृत्रिम परागण कहते हैं या कहलाता है। पहला, इसमें 2 प्रक्रिया निम्नलिखित रूप से पाई जाती हैं। कितनी? 2 प्रक्रिया। किसमें? कृत्रिम परागण में। और कृत्रिम परागण क्या होता है? जब परागण क्रिया मानव द्वारा कराया जाए तो उस प्रक्रिया को कृत्रिम परागण कहते हैं या कहलाता है। इसमें 2 प्रक्रिया निम्नलिखित रूप से होती है। पहली होती है विपुंसन। क्या होती है? विपुंसन, इमेस्कुलेशन। विपुंसन या इमेस्कुलेशन ये क्या होती है? जब पौधों को मादा युग्मक लेना हो तब उसके पुंकेसर को काटकर अलग कर दिया जाता है, विपुंसन कहलाता है। विपुंसन क्या होता है? जब पौधों का कौन सा भाग, मादा युग्मक का भाग लेना। कौन सा भाग? जब पौधों के मादा युग्मक का भाग लेना हो तब उसके पुंकेसर को काटकर, किसके काटकर? पुंकेसर यानी पुमांग। पुमांग मतलब नर भाग को काटकर। जब पौधों के मादा युग्मक लेना हो तब उसके पुंकेसर को काटकर अलग कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम पुंकेसर कहते हैं या यह प्रक्रिया पुंकेसर कहलाती है। और सेकेंड पॉइंट था थैलीकरण या उसे बोलते हैं बैगिंग। थैलीकरण या बैगिंग, पौधों की स्त्री भाग में वर्तिकाग्र पर थैली से ढक दिया जाता है, जिसे थैलीकरण कहते हैं। थैलीकरण या बैगिंग किसे कहते हैं? जो पौधों का स्त्री भाग होता है, स्त्री या स्त्री केसर जो भाग होता है, उसका जो वर्तिकांग होता है उस वर्तिकांग पर थैली से ढक दिया जाता है, तो उस भाग को थैलीकरण कहते हैं या वह भाग थैलीकरण कहलाता है। तो थैलीकरण या बैगिंग किसे कहते हैं? पौधों के स्त्री भाग में वर्तिकांग पर इस थैली से ढक दिया जाता है, जिसे थैलीकरण या यह प्रक्रिया थैलीकरण कहलाती है। कहलाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब परागकण स्त्री केसर संकरण या निषेचन। पॉलिन प्रिस्टील इंस्ट्रक्शन फॉर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? जिससे अभी हमने सेम देखिए वही डायग्राम जैसे अभी हमने पुष्प की संरचना में पढ़ा था। जो सबसे इसके अंदर वाला ये वाला भाग होता है। कौन सा भाग? ये वाला भाग होता है। इस भाग को हम कहते हैं प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक। क्या कहते हैं? प्राथमिक भ्रूणकोश
केंद्र, और जो ये वाला भाग होता है इसे हम क्या बोलते हैं, दल। इसके एक भाग को हम क्या कहते हैं, दल। और जो इसका पूरा भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, दलपुंज। क्या कहते हैं, दलपुंज। और इस भाग को क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज। क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज। और जो सबसे लास्ट वाला भाग था ये वाला, जहाँ पे मादा युग का मादा युग या मादा युग्मक का निर्माण होता है, उस भाग को हम क्या बोलते हैं, एग सेल या बीजाणु जनन या बीजांड या ओवल कहते हैं। क्या कहते हैं, एग सेल। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मादा युग्मक का निर्माण होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे यज्ञ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, यज्ञ सेल कहते हैं। तो ये कौन सा डायग्राम अभी हमने पढ़ा, परागकण, स्त्री केसर, संकरण या निषेचन। इसके बाद जो उसका पहला नर युग्मक होता है, पहला नर युग्मक क्या होता है, पहला नर युग्मक प्राथमिक भ्रूणकोश विकसित होकर, जो पहला नर युग्मक होता है प्राथमिक भ्रूणकोश विकसित होकर भ्रूणकोश का निर्माण करता है। यह हमेशा त्रिगुणित युग्मनज बनाता है। कौन सा, त्रिगुणित युग्मनज बनाता है। कौन सा, त्रिगुणित युग्मनज बनाता है। जो उसमें पहला वाला भाग होता है नर युग्मक का होता है, जो ये प्राथमिक भ्रूणकोश में विकसित होता है, तो ये भ्रूणकोश का निर्माण तो करता है लेकिन हमेशा कैसा करता है, त्रिगुणित युग्मनज बनाता है। कौन सा, त्रिगुणित युग्मनज बनाता है। और जो दूसरा होता है, कौन सा भाग, जो दूसरा नर युग्मक होता है, दूसरा नर युग्मक अंड कोशिका से संलयन करता है और द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। और पहले जो पहला वाला नर युग्मक था उसमें क्या था, वो उसका जो प्राथमिक भ्रूणकोश विकसित तो होता है लेकिन, और साथ ही वह भ्रूणकोश का निर्माण भी करता है, बट हमेशा क्या, त्रिगुणित युग्मनज का बनाता, कैसा बनाता है, त्रिगुणित युग्मनज बनाता है। और जो दूसरा नर युग्मक होता है वो किस कोशिका से, वो अंड कोशिका से संलयन करता है और द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। किसका, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनाते हैं। अंडाशय कोशिका विकसित होकर एक फल का निर्माण करती है। क्या होगा, जब युग्मनज विकसित हो जाते तो उनसे भ्रूण बनता है और उसी भ्रूण से जो अंड कोशिका होती है वो विकसित होकर एक फल का निर्माण करती है तथा बीजांडकाय विकसित होकर बीज का निर्माण करता है। कौन सा भाग होता है जो बीज का निर्माण करता है, बीजांडकाय। जो बीजांडकाय होता है वो विकसित होकर बीज का निर्माण करता है। एक ही साथ दो नर युग्मकों का संलयन होता है। एक ही साथ कितना युग्मों का नर संलयन होता है, एक ही साथ दो नर युग्मों का संलयन होता है, अतः इसे हम दोहरा निषेचन भी कहते हैं। तो जैसे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दोहरा निषेचन किससे कहते हैं, तो आप बता सकते हो, जब एक ही साथ दो नर युग्मों का संलयन होता है तो इस प्रक्रिया को हम दोहरा निषेचन या दोहरा निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि परागकण, स्त्री केसर, संकरण या निषेचन किससे कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अनिषेक फलन या पार्टिनोक्रॉपी किससे कहते हैं, अनिषेक फलन या पार्टिनोक्रॉपी किससे कहते हैं, जब पुष्प से बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है। क्या होता है, जब पुष्प से बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है उसे अनिषेक फलन या पार्टिनोक्रॉपी कहते हैं। क्या होता है, जब पुष्प से बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है उसे अनिषेक फलन या पार्टिनोमी कहते हैं। जैसे अंगूर केला, क्या है, जैसे अंगूर केला। अनिषेक जनन, अभी हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा, अनिषेक फलन, अब हम पढ़ेंगे अनिषेक जनन। पार्थिनोजेनेसिस, क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। इस प्रक्रिया में बिना निषेचन के भ्रूण बनता है तो इस प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। और अनिषेक फलन में क्या था, जब पुष्प में बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है उसे हम अनिषेक फलन कहते हैं। और अनिषेक जनन क्या होता है, इस प्रक्रिया में बिना निषेचन के भ्रूण बनता है, इसे हम अनिषेक फलन कहते हैं। आई होप मैंने जितना भी पढ़ाया आपको समझ में आया होगा, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, और आपको ये वीडियो कैसे लगी ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ में ही ये वीडियो आप अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा ताकि आपके साथ उनका भी भला हो सके।
और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।